जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी URO की? साथ में RS भी पढ़ रहे होंगे, तो बताओ। बढ़िया चल रही है सबकी तैयारी? और एक्ट आपके समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दिया करो। धाराएं याद हो रही? मेरे हिसाब से तो मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपकी सारी धाराएं जो मैं जिस हिसाब से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ ही आपके पास। तो कल अपन ने चैप्टर क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चौथा पूरा पढ़ लिया था मेरे हिसाब से। और मैंने धाराएं याद भी करवा दी थी। ठीक है। जो क्लास रेगुलरली नहीं देख पाता है तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद अपना जो अगला चैप्टर है पांचवा वो स्टार्ट कर देंगे। करेगा रिवीजन? बताओ। तो चौथा चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया था और कंप्लीट भी कर लिया था। उसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक थी? 67 से लेके 75 तक, यही था। तो मैंने पेयर के हिसाब से आपको याद करवाई थी कि 67, 68, 68A, 69, 69A, 70। ठीक है। उसके बाद 71, 2, 73, 73A, B, 74 और 75। ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हैं ना, उसके बाद अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 67 में क्या था कि नगर पालिका भूमि क्या करेगी? अर्जित करेगी और उसको धारण करने की शक्ति, चाहे वो किसी से भी करो, दान द्वारा करो या परचेज करके करो। कैसी भी संपत्ति, स्थावर हो या आपकी जंगम संपत्ति हो, चाहे चल हो या चल हो, कोई भी संपत्ति हो। 68 में है कि भाई संपत्ति निहित कौन सी होगी? तो इसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि जितनी भी संपत्ति आपको दिखाई देती है नगर पालिका में, वो सारी संपत्तियां किसकी होगी? नगर पालिका, बशर्ते राज्य सरकार ने कोई भूमि आरक्षित नहीं कर रखी हो। ठीक है। फिर एक इधर ही 68(1)H में मैंने कोई भूमि बताई थी, सरकारी भूमि, जो राज्य सरकार नगर पालिका के लिए, नगर पालिका को जो भूमि सौंप देती है। फिर 68 में था कि भाई संपत्ति या भूमि तो निहित हो गई, लेकिन उसके साथ ही उसका क्या किया जाएगा? डिस्पोजल। ये आ गई थी। फिर 69 में बताओ क्या था? 69 में था कि भूमि कैसे ले सकते हैं? कोई भी करार किया हो, एक्सचेंज द्वारा ले सकते हैं, पट्टे द्वारा ले सकते हैं, या कोई उसको अनुदान मिल गया। 69A में क्या था? यानी अधिकारों का अभ्यर्पण, सरेंडर, और उसके बाद उसको क्या देना? फ्री होल्ड पट्टा, पूर्ण स्वामित्व पट्टा। इसमें कौन सी भूमि थी? गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि। 71 क्या कहा है? भूमि का अनिवार्य वर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन। ठीक है। इसमें 1894 अधिनियम के तहत राज्य सरकार नगरपालिका के अनुरोध के हिसाब से 70 के तहत जो भूमि है किसको दे देती थी? नगरपालिका को। ठीक है। तो ये कौन सी थी? इसमें गैर कृषि भूमि। ओके। और ये भूमि का निहित होना और नजुल भूमि, मैंने बता ही दिया था कि राज्य सरकार की ऐसी आबादी वाली भूमि जो किसके अंदर है? नगरपालिका के अंदर है। फिर अपन 71 में गया था कि कतिपय भूमिया का आवंटन, वो भूमिया कौन सी है? जो कृषि भूमि है और उसका उपयोग किसमें कर रहे हैं? गैर कृषि भूमि में। और ये भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कौन सी थी? 90 है। 72 में अगर कोई राज्य सरकार ने अधिकारी लगाया है किसी भी संविदा के लिए, तो वो उसको पेमेंट किससे देंगे? नगर पालिका निधि से। फिर 73 क्या था कि किसी भी भूमि का अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो या कोई भूमि का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो किस किस आधार पे होगा? वो आपको बताया था, जिसमें भी संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया गया है। और इस 73 में कौन कौन सी भूमि थी? एक तो सरकारी भूमि, नगर पालिका की भूमि, सरकारी भूमि में 68(1)H वाली भूमि थी, और आपके नजल भूमि थी। फिर 73A में कहा गया कि आप जो भी ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो, या तो आप उसको पूर्ण स्वामित्व में पट्टा दो या लीज होल्ड पे दो। और अगर कोई जो फीस है या कोई प्रभार है अगर वो चुका दे, तो उस लीज होल्ड को किस में बदल दो? फ्री होल्ड में बदल दो। किसमें था? 73A में। ठीक है। 73B क्या कहती है कि अगर कोई गलत दस्तावेज से कोई व्यक्ति पट्टा ले लेता है या भूमि का आवंटन उसको हो जाता है, तो उसका क्या कर सकते हैं? रिवोकेशन, यानी उसका पट्टा वापस ले सकते हैं या वो कैंसिल कर सकते हैं उसका पट्टा। ठीक है। और अगर वो अपील करेगा तो किसको करेगा बताओ? डायरेक्टर DLV को, निदेशक को करेगा। कितने दिनों के अंदर? 15 दिन के अंदर। हालांकि नगर पालिका उसको 7 दिन पहले ही मौका दे देगी कि 7 दिन तक आप जो डॉक्यूमेंट से जमा करवाइए, बताइए कि आपने गलत तरीके से पट्टा तो नहीं ले लिया है। अगर वहां पे नगरपालिका को ये ज्ञात हो जाता है कि इसने गलत तरीके से लिया है, तो पट्टा वापस उससे ले लेगी। फिर अगर वो व्यथित आदमी
अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे डॉक्यूमेंट सही थे, मैं सही था, तो वो अपील कर सकता है। 74 में क्या था कि जो भी स्थावर संपत्ति है उसकी क्या बनाएंगे, तालिका, और क्या बनाएंगे, मानचित्र, और 1 वर्ष के भीतर भीतर किसको देंगे, निदेशक स्थानीय निकाय को। 75 में क्या था, नगरीय भूमिया, जो भी भूमि है, चाहे सार्वजनिक है चाहे निजी भूमि है, उसके क्या बनेंगे, अभिलेख, रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है, सार्वजनिक। ये आपको मैंने याद करवा दिया था और 2-4 मिनट में अपना रिवीजन भी हो गया। चैप्टर कौन सा था, चौथा। चलो आगे चलते हैं। फिर है अपना चैप्टर 5वां, ठीक है, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। इसमें धारा 76 से लेके कितनी तक है, 89A तक। तो ये भी अपन सेम वैसे ही पढ़ेंगे, जो पेयर में धारा याद करते आए हैं, जो कनेक्टेड है धाराएं, उसी हिसाब से मैं धारा आपको याद करवाऊंगा और एक एक धारा आपकी याद भी हो जाएगी। तो करें स्टार्ट। नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, परिभाषा में पढ़ा था, नगरपालिका निधि 79 में थी। तो धारा 76 से लेके इसमें कौन सी तक पढ़ेंगे अपन, 89A तक, ठीक है। करें स्टार्ट, तैयार हो, ठीक है, चलो। 76 है राज्य वित्त आयोग। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले धारा पढ़ेंगे अपन 76, 77 और 78, तीन धाराएं। इसमें है आपका राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है ना, ये तीन धाराएं एक साथ याद रखें। फिर है जो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा, उन सिफारिशों का क्रियान्वयन, सिफारिशों का क्रियान्वयन। और 78 में है राज्य सरकार वित्तीय सहायता नगरपालिका को देगी, वित्तीय सहायता, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, वित्तीय सहायता। तो 76 में तो क्या पढ़ेंगे, राज्य वित्त आयोग। इसमें क्या पढ़ेंगे, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन और राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी वो, ठीक है, ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। ये तीनों धाराएं एक साथ याद करनी है, तीनों धाराएं एक साथ याद करनी है, ठीक है। अगर मैं 76 की बात करूं कि राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा किसको, देखो 76 पढ़ रहे हैं, राज्य वित्त आयोग सिफारिश किसको करेगा, राज्य वित्त आयोग जो नगरपालिका की जो वित्तीय स्थिति है, नगरपालिका की कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का क्या करेगा, पुनरावलोकन करेगा, रिव्यू करेगा, और उसकी सिफारिश करेगा किसको, राज्यपाल, किसको करेगा, राज्यपाल को। कौन कौन सी सिफारिश करेगा, वो सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करेगा, कौन से सिद्धांत, क्या, कौन से सिद्धांत की सिफारिश करेगा, कि भाई जो कर लिए जा रहे हैं, जो कोई फीस वसूली जा रही है राज्य सरकार द्वारा, उसका सरकार व नगरपालिकाओं के भीतर, सरकार प्लस नगरपालिकाओं के बीच वितरण किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। भाई जो राज्य सरकार है उसके पास कुछ आय के स्रोत होंगे, चाहे वो टैक्स हो, चाहे आपकी फीस हो, चाहे जो भी आय के स्रोत हैं, उनके हिसाब से राज्य वित्त आयोग ये करेगा कि कितना भाग नगरपालिकाओं को आवंटित किया जाए, वितरण किया जाए। ये कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। सिफारिश किसको करेगा, राज्यपाल को। दूसरा ये है कि ये जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, वो मान लो अगर नगरपालिका को सौंपे जाए, साइन किए जाए, उन सिद्धांतों के बारे में वो कहेगा। तीसरा यह है कि भाई कोई वित्तीय सहायता दी जाए क्या, वित्तीय सहायता संचित निधि से, यानी राज्य संचित निधि से क्या अनुदान दिया जाए क्या, उसकी सिफारिश भी कौन करेगा, राज्य वित्त, उसकी सिफारिश भी कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। दूसरा है ये सिद्धांत कर दिया। तीसरा उसकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधारी जाए, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को कैसी सुधारी जाए, उन उपायों के बारे में भी राज्य वित्त आयोग बताएगा, राज्य वित्त आयोग बताएगा, ठीक है। या उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग को मान लो गवर्नमेंट से कोई निर्देश प्राप्त हुए हो,
गवर्नमेंट से क्या है, निर्देश प्राप्त हुए, निर्देशों का पालन भी करेगा। ठीक है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, नगर पालिका की सिफारिश राज्यपाल को करेगा। सिफारिशों में क्या क्या है, सिद्धांतों के बारे में, जितने भी आय का स्रोत है वो राज्य सरकार किसमें वितरण करे, नगर पालिकाओं में, या उनको नगर पालिकाओं को सौंप दे, या कोई संचित निधि से अनुदान कर लिया जाएगा, ये वाला। उनकी नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के क्या उपाय, वो कौन बताएगा, राज्य वित्त आयोग। या राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग को कुछ दिशा निर्देश दिए जाए, उनकी भी पालना वो, ये कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। आपने सिफारिश कर दी तो राज्यपाल उन सिफारिशों को क्या करेगा, खुद के पास रखेगा क्या, नहीं, वो विधान मंडल के समक्ष उनको रखवाएगा, विधानमंडल के समक्ष उनको रखवाएगा। ये बात किसमें कही गई है, धारा 76। जितना भी आपके एक्ट में लिखा हुआ है, जो भी चीजें, हम एक भी नहीं छोड़ रहा। आप मान के चलो, आपको शायद इतनी क्लासें ले ली, अंदाजा भी हो गया कि एक चीज भी मैं कंटेंट में एक भी चीज नहीं छोड़ रहा कि फॉर्मेलिटी करके सिंपल सिंपल सी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। मैं मतलब वो कि आया और दो तीन चीजें बताई और दूसरी धारा पे चला गया, है ना। तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से या क्वालिटी से समझौता कर लेंगे, ये कतई नहीं है। और आपको 5 से 7 क्लासों में ये पता भी चल गया होगा। और जिस प्रकार से अलग अलग बना के, अलग अलग पेयर बना के याद करवा रहा हूँ, या ऐसी चीजें जो कंफ्यूज करती है उनको एक जगह करके आपको याद करवा रहा हूँ, उससे भी आपको पता चल गया होगा। और जैसे ही क्लासें होंगी, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि रिवीजन क्लास में अपन लेंगे, जैसे एक साथ सारी धाराएं भी अपन याद करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि सारी धाराएं छिंतर तक मैं अभी याद करवाने लग जाऊं तो आधा घंटा लग जाएगा कम से कम। फिर अपनी जो रेगुलर क्लासेज है उनमें दिक्कत आ सकती है। तो जो धाराएं 327 तक जो धाराएं हैं, उनकी रिवीजन करेंगे अपन फटाफट, उनकी क्लास कि कैसे धाराएं याद करनी है और फटाफट रिवीजन, वो रिवीजन क्लासेज भी अपन लगाएंगे। ठीक है। तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है ना। कोई बीच में कमेंट कर देता है कि साहब 2-2 घंटे की क्लास ले लो। भाई हो सकता है कि एक बंदा हो सकता है कि 2 घंटे की क्लास वो अटेंड कर ले, लेकिन यूट्यूब पे 2 घंटे की क्लास लेना फिर बहुत बोरियत हो जाता है, और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। ठीक है। और बाकी आपने देखा ही भी होगा कि भाई क्लासें ले रहे हैं, या अपन ये कह रहे हैं कि भाई जैसे क्लास चल रही है और मैं कमेंट लेके बैठ जाऊं कि चलो ये बताओ, कमेंट करो, मैं टाइम पास कर दूं, तो वो मेरे, है ना, एथिक्स के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है। जैसा हमें सर भी बताते हैं कि आप अगर पढ़ा रहे हो ना, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं भी हो, तो क्वालिटी से समझौता मत करो। ऐसा नहीं जाके खड़े हो गए और कमेंट के चक्कर में या लाइक के चक्कर में ये चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो सर हमेशा यही बात कहते हैं कि एथिक्स का ध्यान रखना है, नैतिकता के ध्यान रखना है, कि स्टूडेंट को कंटेंट मिलना चाहिए। जो अपन दे रहे हैं उनके ये नहीं लगना चाहिए कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो है ना फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। ठीक है। तो आप धैर्य रखें, सारी चीजें होंगी, आपको रूल्स भी करवाए जाएंगे, योजनाएं भी जैसे ही होंगी वो सारी करवाई जाएंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपको, और ये 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की मैराथन करवा के, जो भी उसको बोलते हो आप, वो सारी रिवीजन भी करवाएंगे, एक एक धारा भी आपको याद करवा देंगे। ठीक है। तो अभी देखो 3-4 मिनट फालतू में खराब अपन ने कर दी। चलो, तो ये 76 में ये धारा अपने को पढ़ ली है, 76 में आगे चलते हैं। ठीक है। ये लो अपना। तो 76 में क्या पढ़ा, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या कह रहा है कि वित्तीय स्थिति का क्या करेगा, पुनरावलोकन, मैंने बता दिया। और वो सिफारिश किसको करेगा, राज्यपाल को। क्या मैंने बता दिया सर। कौन से सिद्धांतों के बारे में, कि जो भी लगाए जाने वाले कर है, या कोई शुल्क है, या पथ कर है, या फीस है, उनका विभाजन, वितरण, या नगर पालिका को असाइन कर दे, या संचित निधि से क्या दे दे, अनुदान दे दे, मैंने बता दिया। ये कौन कर रहा है, राज्यपाल। उनको आवश्यक उपाय के बारे में बताएगा, क्या वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए। ठीक है। और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के लिए जो अगर उसको कोई निर्देश मिल गए हैं वो उनको बताएगा। और ये सिफारिश जो कर रहा है वो कहाँ रखी जाएंगी, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। कोई समस्या, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये मानो कि एक्ट का कुछ भी नहीं बचेगा। आप पे है, आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है ना। आप इस चीज को धरातल पे कैसे उतारते हो वो आप पे है। 77 कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। सबसे पहले तो
आप ये देखना कि ये आपको वहां कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो सिफारिश तो किसको करेगा? राज्यपाल। सिफारिशों का कार्यान्वयन कौन करेगा? वो करेगा राज्य सरकार। तो सिफारिशों का कार्यान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वित कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन सी सिफारिशें? जो राज्य वित्त आयोग ने की थी। कौन सी की थी? जो फीस शुल्क वो थे वो, जो उनको सौंपा गया है वो, संचित निधि से सहायता दी गई है वो। और अगर मान लो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अपेक्षित जो उपायों का क्रियान्वयन, उपाय भी तो बताए थे राज्य वित्त आयोग ने। राज्य वित्त आयोग ने क्या बताया था? ये सौंप देंगे उनको, मतलब जो भी है वितरण कर देंगे उनको। उगाही करने के लिए जो भी कर शुल्क है वो सौंप देंगे, संचित निधि वाला सौंप देंगे। फिर नीचे ये भी तो था कि वो उपाय भी बताएगा वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा। यानी जो ऊपर वाली चीजें है वो ऐसे की ऐसे ही तो है। कोई समस्या? तो अपनी 77 में कोई दिक्कत? आगे चले। चलो 78 क्या कह रहा है? 78 कह रहा है कि राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किसको? नगर पालिका को। तो नगर पालिका को वित्तीय सहायता दी जाएगी, कौन देगा? राज्य सरकार। कैसे? 78 यानी वित्तीय सहायता देगा कौन? राज्य सरकार देगी, सीधी सी बात है। तो कैसे कैसे दे सकता है? ठीक है, या तो देखो वो क्या करे, जो राज्य सरकार है कोई स्कीम के तहत दे दे, कोई स्कीम योजना बना दे। ठीक है ना, कि नगर पालिका के लिए ये योजना बना दी। ठीक है, तो उस हिसाब से वित्तीय सहायता दे। जैसे अपने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चलती है, उसमें दे दे वित्तीय सहायता, तो वो नगर पालिका में चल रही है। ठीक है, वो वाला स्कीम के तहत कोई सहायता दे दे। या कैसे सहायता दे दे कि जैसे मान लो कोई स्कीम चल रही है, उसमें अंशतः या भागतः या पूर्णतः। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो इसमें क्या होता है? 60-40 का होता है। तो राज्य सरकार इसमें सहायता देती चल रही है। जैसे शहरी वाली है स्वच्छ भारत अभियान, शहरी वाला, तो उसमें क्या करेगा? जो कुछ भाग है वो कौन दे देगा? राज्य सरकार। यानी उसमें कुछ थोड़ा बहुत भाग दे दे तो वो कौन वित्तीय सहायता करवाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, तो तीनों एक साथ पढ़नी है। 76 में राज्य वित्त आयोग, 77 में सिफारिशों का क्रियान्वयन, 78 में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता। ये देख लो। ठीक है, कौन कौन सी क्या कर सकती है? या तो कोई स्कीम के तहत दे दे, या कोई स्कीम है या वार्षिक योजना है उसमें पूरा का पूरा दे दे, या कुछ कुछ भाग दे दे वित्तीय सहायता, ये वाला। ठीक है, और ये तो राज्य सरकार समय समय पर जो अनुदान वो देती ही रहती है। तो तीनों धाराएं आपको एक साथ याद रखनी है, 76, 78 और 78, 76, 77, 78। अब आगे, अब आपकी आ गई नगर पालिका निधि। चैप्टर का नाम क्या था? नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। तो नगर पालिका वित्त पढ़ लिया, बिल्कुल, 76, 77 और 78। अब नगर पालिका निधि स्टार्ट होगी। ठीक है, तो नगर पालिका निधि स्टार्ट करते हैं। इस खंड में अपन पढ़ेंगे 79, 80, 81, 82, 83, 84। ठीक है, फिर आगे जो बच जाएंगे 85, 86, 87, 88 और 89 ए जोड़ी गई है वो, ये एक साथ पढ़ेंगे, ये एक साथ पढ़ेंगे। तो 79 में तो क्या है? नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि क्या है साहब? नगर पालिका निधि पहले भी अपन पढ़ चुके हैं नगर पालिका निधि को। ठीक है, यानी एक ऐसा, नगर पालिका के पास एक ऐसा फंड होगा, या अपन सिंपल शब्दों में कहे तो एक ऐसा उनके पास खाता होगा जिसमें नगर पालिका के जितने भी आय के स्रोत हैं, जितनी भी उसको आय होती है, या नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है, तो वो जमा किस में होगा? एक खाते में होगा, इसको एक फंड का नाम दिया गया है, वो क्या है? नगर पालिका। अब इनके अलग अलग भी, आप अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी हो तो उनको लेखा शीर्ष, अकाउंट हेड, लेखा शीर्ष में बांट देंगे, या उनके कुछ साधारण शीर्ष अलग अलग खाता बना देंगे, हेड्स बना देंगे, या आपको क्या करेंगे? कोई अन्य शीर्ष बना देंगे, अन्य शीर्ष। ठीक है, यानी ये तो मैन हो गया लेखा शीर्ष। जैसे कोई सीवरेज का है तो बड़ा काम है ना,
या जल निकास का है, ठीक है, या गंदी बस्ती सुधार का है। यानी ये जो अकाउंट होगा, उस अकाउंट में पैसा, ये तो मेन चीजें होगी ना, इनमें रखा जाएगा ये सारा पैसा, ठीक है। इसमें मान लो 20 लाख पड़े, इसमें 50 लाख पड़े, इसमें 1 करोड़ रुपए पड़ा, ऐसा। फिर साधारण शीर्ष होगा, फिर अन्य शीर्ष, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो लेखा शीर्ष है, इस लेखा शीर्ष को दो भागों में बांटेंगे भाई। एक तो राजस्व होता है, आप इकोनॉमी पढ़ते हो, एक तो राजस्व लेखा और एक पूंजी लेखा। और इनको भी, इनके भी आय और व्यय, क्या आय हो रही है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या इनकम हो रही है, और क्या अपने पास एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। इनको भी अलग अलग भागों में बांटेंगे। यानी अपने पास नगर पालिका निधि है, अलग अलग अकाउंट्स बना लेंगे, अलग अलग हेड में उनकी एंट्री करेंगे, ठीक है। ये जैसे सीवरेज के लिए हो गया, ये पानी के लिए हो गया, ये अलग प्रकार के कई होंगे इसमें, ये तीन ही नहीं है। साधारण शीर्ष हो गए। फिर इस लेखा शीर्ष को दो भागों में बांट देंगे, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। और इनको भी जो एंट्री करेंगे वो अलग अलग करेंगे, इनकम की एंट्री अलग होगी और आपका विवेक की एंट्री अलग होगी। ये धारा कौन सी कह रही है? 79। चलो 79 देख लेते हैं क्या कहती है। ये कह रही है, ये मैंने बता दिया कि वसूलोगे समस्त धन जो भी होगा इस निधि में जमा किया जाएगा। उनको किस में बांट देंगे? लेखा शीर्ष, साधारण शीर्ष, अन्य लेखा शीर्ष। तो इनकी तो कोई ऐसी एक्ट में बात करी नहीं गई है। जो मैन है उनकी जल निकास का अकाउंट हो सकता है, मल वहन का, ठोस अपशिष्ट, सड़क विकास, ये बड़े बड़े काम है। आप ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े काम है, तो इनका अलग बना दिया, ठीक है। इसी में लेखा शीर्ष में और क्या हो सकता है आपका? गंदी बस्ती सेवाएं हैं, वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं, ये इसको हटाओ, इसको यहाँ नहीं है, ठीक है, इसको काट दो यहाँ से। वाणिज्यिक परियोजनाएं यानी कमर्शियल प्रोजेक्ट को कौन से होंगे? जैसे नगर पालिका में कोई बाजार स्थापित करना है, उससे संबंधित हो गया, या कोई बड़ी विकास परियोजनाएं हैं, बाजार विकास परियोजनाएं, वो किस में है? कमर्शियल प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर ये जो लेखा शीर्ष है, इस लेखा शीर्ष को किस में बांटा है? अलग से लिख लो आप। लेखा शीर्ष जो है उनको किस में बांटा है? राजस्व और पूंजी, ठीक है। और इनकी एंट्री किस में की जाएगी? अलग अलग की जाएगी, आय और, आय और व्यय, ये अलग लिख लो थोड़ा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी? धारा 70। कोई दिक्कत है? एक फंड बनाया है, सीधी सी बात है, उसमें अलग अलग अकाउंट हेड है, ठीक है। अब ये नगर पालिका निधि बताओ, ये धारा कौन सी है? 80, या 80 लिखो, हो गया, 80 लिख लो आप बुक में, है ना। नगर पालिका निधि का उपयोग कैसे किया जाएगा, किसमें काम आएगी? भाई सीधी सी बात है, ये जो एक्ट बनाया गया है और उसमें अलग अलग धाराओं में भी बताया गया है कि भाई ये पैसा, ये काम है वो नगर पालिका निधि में से निकाला जाएगा। जैसे 72 धारा पड़ी थी, उसमें ये था कि राज्य सरकार कोई अधिकारी लगाएगी किसी भी संविदा के लिए, तो पैसा कहां से दिया जाएगा? निधि में। तो एक्ट में है ना, तो अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना, पैसा दिया जाएगा वहां से। अगर मान लो कोई नगर पालिका के कोई प्रभार है, नगर पालिका के ऊपर कोई बकाया है वो, या कोई लागत है, लागत आ गई, कोई भी कुछ काम करवाया वो, तो उसका भुगतान कहाँ किया जाएगा? नगर पालिका निधि, उससे किया जाएगा। मान लो कि और भी कोई विधि के तहत, और भी कोई नियम है या कोई विधि है, उसके तहत अगर नगर पालिका पे कुछ चार्जेज है, बकाया, तो उसका भुगतान किससे किया जाएगा? नगर पालिका निधि। कहने का मतलब है, नगर पालिका पे जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी दायित्व है, वो इस नगर पालिका निधि से किए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये धारा आपकी कौन सी हो गई? 80, ठीक है। फिर 81 क्या कहती है? 81 कहती है कि नगर पालिका जो निधि है ना, ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के और नगर पालिका निधि में से पैसा निकाला और काम हो गया, ठीक है। चलो ये इधर 10 किलोमीटर सड़क बिछा दो, ये काम कर दो, वो कर दो, वहां पैसा खर्च कर दो, ऐसा नहीं है। वो किसमें? बजट में समाविष्ट होना चाहिए। पेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा कि अगर मान लो वो बजट अनुदान में अगर कवर्ड नहीं है, ठीक है, कवर्ड नहीं है तो उसमें नहीं किया जाएगा। बजट में है, बजट अनुदान में है कि ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं तो ही पेमेंट कर सकते हैं। देखो हिंदी में देखो, ये क्या है? संदाय, इसका मीनिंग क्या होता है? पेमेंट, यानी पेमेंट करना, ठीक है, तभी किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, उसके लिए बजट में कवर हो या नहीं हो, वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो कोई टैक्स है, या कोई पैसा आपके पास पड़ा है, ठीक है, और उसका रिफंड करना है किसी को, तो उसके लिए बजट अनुदान में समाविष्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई टैक्स है, उसकी रिफंड करना है। जैसे मान लो कोई टेंडर होता है, ठीक है, कि
रोड का टेंडर निकला कि भाई ये टेंडर है, ये स्पेसिफिकेशन है, वो टेंडर निकाला कि भाई आप रोड बनाने के लिए ठेकेदारों के लिए टेंडर निकला। तो उसमें क्या है कि पैसा लेते हैं, ठीक है। तो अपन ये रूल भी पढ़ेंगे क्रय और संविदा नियम 1974 में। तो वो पैसा पहले डिपॉजिट होता है, कुछ पैसा जैसे 10% या 5% टेंडर की जितनी लागत है उसका। तो वो जो पैसा अगर मान लो जमा है, वो तो देना पड़ेगा ना, वो तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर्स का जो डिपॉजिट धन है वो वापस देना पड़ेगा, नगर पालिका निधि में जमा हुआ था। और मान लो नगर पालिका द्वारा कोई भूलवश किसी का धन जमा हो गया, ज्यादा पैसा, जैसे मान लो किसी पे टैक्स था, जो गृह विकास कर था, मान लो कि 1,000 रुपए, और गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और 2,000 रुपए जमा कर लिया, तो वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, वो वाला। अगर सरकार कहे कि कोई लोक हित में किए जाने वाले कार्य है, राज्य सरकार कहे, तो उनके लिए भी भुगतान। राज्य सरकार कह देगी तो सीधी सी बात है, वो तो माई बाप है, चाहे बजट में हो या नहीं हो। मान लो एकदम से खतरनाक रोग फैल गए, प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई टेक्निकल खतरे आ गए, तो उनके लिए क्या बजट अनुदान में जाओगे क्या वहां? तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। या कोई मानव जीवन पे अचानक कोई खतरा आ गया, और वेतन व मजदूरी का भुगतान, ठीक है, वेतन व मजदूरी का भुगतान के लिए भी ये जरूरी नहीं। तो इन चीजों पे है ना, इन चीजों पे बजट अनुदान के कवर वाली बात लागू नहीं होगी, इसके लिए अपन नगर पालिका निधि में से पैसा दे सकते हैं, ठीक है। चलो, होगी धारा याद मेरे हिसाब से। 82 पे चलो। 82 कह रही है कि लोक हित में, लोक हित का कोई ऐसा कार्य, लोक हित का कोई ऐसा कार्य जो जरूरी है जनहित के लिए, जनता के लिए, उसमें से अपन अस्थायी उसका पेमेंट कर सकते हैं। संदाय का पहले ही पढ़ा ना अपन ने, संदाय मतलब पेमेंट उसमें कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा 82 में, जैसे मान लो धारा जो 82 है, 82 ये कहती है कि जैसे मान लो कि लोक हित के लिए कोई कार्य करना है, भाई जनता की भलाई के लिए तो सारे काम हो रहे हैं, जनता की भलाई के लिए। तब अगर राज्य सरकार ये कह दे कि इस लोक हित के लिए पैसा चाहिए, तो राज्य सरकार किसको कहेगी? नगर पालिका को कहेगी। और नगर पालिका किसको कहेगी? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को, कि भैया इस राज्य सरकार का आदेश आया है कि कोई लोक हित के लिए कोई कार्य करवाना है, तो आप क्या करो, जो नगर पालिका निधि है उसमें से अस्थायी संदान कर दो, अस्थायी पेमेंट कर दो या भुगतान, ठीक है। ये धारा 82 कहती है। ये लो आपकी। तो कौन करवाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कहेगा कौन उसको? नगर पालिका। तो देखो, राज्य सरकार का काम था लोक हित के लिए, और पैसा किससे लिया? नगर पालिका से। अस्थायी पेमेंट हुआ, स्थायी पेमेंट थोड़ी हुआ। अस्थायी इसका मतलब वापस भी तो लौटाना पड़ेगा, वापस भी तो लौटाना पड़ेगा, तो राज्य सरकार द्वारा वापस लौटा दिया जाएगा और वापस नगर पालिका निधि में जमा करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर 83 क्या कहती है कि 83 ये कहती है कि मान लो नगर पालिका के बाहर कोई भौतिक संपत्तियां, फिजिकल एसेट्स, मान लो नगर पालिका की सीमा के बाहर कोई कचरे का डिपो बनाना है, कि भाई एक ऐसे बंजर भूमि है या ऐसी भूमि है जो नगर पालिका की सीमा के बाहर है, और नगर पालिका में इकट्ठा किया हुआ कचरा वहां पे आपको डिस्पोज करना है, और उसके लिए जमीन चाहिए आपको। तो राज्य सरकार की अनुमति लेके नगर पालिका निधि से पैसा लेके उन भौतिक संपत्तियों का सर्जित करने के लिए, सर्जन करने के लिए पेमेंट कर सकती है, लेकिन अनुमति किसकी चाहिएगी? राज्य सरकार की, ठीक है, राज्य सरकार की। कोई दिक्कत? ठीक है, ये भी हो गया। भाई 82 में राज्य सरकार ने क्या करवा लिया? लोक हित के लिए पैसा करवा लिया। और जो आपकी 83 है उसमें नगर पालिका ने भौतिक संपत्तियां सर्जन करने के लिए पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद भी मान लो लोक हित के बाद में भी राज्य सरकार को कोई एक्सक्लूसिव पेमेंट करवाना है, तो राज्य सरकार करवा सकती है। कोई विशिष्ट प्रयोजन के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए पेमेंट करवाना है राज्य सरकार को, तो नगर पालिका निधि का उपयोग कर सकती है, ठीक है। ठीक है, तो 76, 77, 78 अपन ने पढ़ा। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया, ये देखो कहाँ गया वो, चलो रहने दो। तो 79, 80, 81, 82, 83,
84। 79 में क्या है? नगर पालिका निधि। 80 में क्या है? निधि का उपयोग। कैसे किया जाएगा? नगरपालिका निधि बनी तो निधि का क्या करेंगे? उपयोग। लेकिन उपयोग कब करोगे? उपयोग कब करोगे? जब वो बजट अनुदान में समाविष्ट हो। और बाकी जो कंडीशन थी, अपवाद थी, वो मैंने बता ही दिया कि वेतन व मजदूरी के लिए पैसा निकालना है या कोई रिफंड करना है, ये सारी चीजें। नगरपालिका निधि, निधि का उपयोग। और उपयोग कब करोगे? जब बजट अनुदान में समाविष्ट हो। और उसके बाद आप क्या करोगे 82 में? लोकहित के लिए। लोकहित के लिए पैसा देखो, मैं शुरू से आपको बताता आया हूं कि जब भी राज्य सरकार है, अपन क्या करते हैं? राज्य सरकार है, नगर पालिका है, उसके बाद सीएमओ है, यही करते हैं। यानी राज्य सरकार नगर पालिका निधि को कब कब यूज कर रही है? राज्य सरकार तो कभी भी यूज कर सकती है, लेकिन कब कब यूज कर रही है? कि यहाँ ये देखो, नगर पालिका निधि में संदाय लोकहित में कर सकती है, लोकहित में। और नगर पालिका निधि का उपयोग राज्य सरकार इस चैप्टर में 2 बार करेगी। कब करेगी? जब लोकहित में तो क्या करेगी? अस्थायी पेमेंट लेगी। उसमें क्या करेगी? अस्थायी पेमेंट लेगी। और वो जो पेमेंट लिया गया वो वापस भी जमा कराना पड़ेगा। फिर वो 84 जो धारा है उसमें कि भाई चलो लोकहित में तो मैंने करवा लिया, लेकिन मेरे को मान लो फिर भी जरूरत पड़ गई, तो भी राज्य सरकार क्या करवा सकती है? पेमेंट करवा सकती है। तो इसमें ये ध्यान देना है आपको कि राज्य सरकार 2 बार करवा सकती है इसमें। 2 बार अगर मान लो, ये धारा याद रखनी है 82 और 84, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 82 लोकहित में और 84 विशिष्ट प्रयोजन के लिए। ये किसकी है? विशिष्ट प्रयोजन के लिए। ये दोनों किसकी धाराएं हैं? राज्य सरकार करवा सकती है, राज्य सरकार करवा सकती है। 82 में खाली याद रखना है कि पैसा देगा कौन? नगर पालिका अधिकारी। और कैसा देगा? अस्थायी। ये करना है। और 83 कहती है कि नगर पालिका राज्य सरकार की अनुमति से, नगर पालिका राज्य सरकार की अनुमति से नगर पालिका सीमाओं के बाहर भौतिक संपत्तियों का, फिजिकल एसेट्स का सर्जन कर सकती है। लेकिन अनुमति किसकी लेगी? राज्य सरकार की। तो इसको याद कैसे रखोगे? नगर पालिका निधि, उसका उपयोग। लेकिन उपयोग कब? जब वो बजट अनुदान में शामिल हो। फिर किसका काम? अब उपयोग करना चालू कर देंगे। निधि, उपयोग। और उपयोग कब? जब बजट समाविष्ट में हो, अब उपयोग चालू कर देंगे। तो सबसे पहले कौन करेगा? राज्य सरकार, अस्थायी रूप से। फिर कौन करेगा? नगर पालिका। लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ी, तो विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकार यूज कर सकती है। पढ़ लिया। तो 76, 77, 78 तीनों एक जगह। 79 से लेके 84 तक एक। चले आगे, आगे चलते। अब अपन सीधा चलेंगे 85 में। ठीक है, मैं एक साथ ही समझा दूंगा आपको ये। देखो, 85, 86, 87, 88, 85, 6, 7, 8, 9 और ये धाराएं करनी है आपको एक साथ ही। 85 ये कहती है कि आप लेखाओं का प्रचालन कैसे करोगे? जो लेखाओं का प्रचालन, जो 79 में आपने नगरपालिका निधि भी बना ली, लेखा शीर्ष भी बना ली, बहुत सारी चीजें, उसका प्रचालन कैसे करोगे? और उस प्रचालन करते समय अगर आपको अधिशेष धन आपके पास है, पैसा पड़ा है, उसका क्या करोगे? ठीक है। तो पैसा नगर पालिका के पास कोई ये तो है नहीं कि पेड़ पे लगे हैं। पैसा आएगा कहाँ से? तो आप क्या बनाओगे? बजट एस्टिमेट, बजट प्राकलन। परिभाषा में पढ़ा था ना, बजट प्राकलन। बजट प्राकलन तो बता दिया आपने। अध्यक्ष ने और सीएमओ ने मिलकर इकट्ठा कर लिया कि भाई अपने को तो 50 करोड़ रुपए चाहिए, उसकी मंजूरी भी तो चाहिए। बजट प्राकलन की मंजूरी भी तो चाहिए। और मान लो बजट अनुदान है, उसको परिवर्तन भी तो कर सकते हैं बजट अनुदान को। और 89 है बीएसयूपी फंड,
सर ये क्या आ गया, ये क्या भला आ गई। बी मतलब बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर्स, ये फंड है, बीएसयूपी फंड बोलता हूं मैं इसको। मतलब कि बेसिक आधारभूत सेवाओं के लिए, यानी जो शहरी गरीब हैं उनकी आधारभूत सेवाओं के लिए जो फंड बनेगा उसको क्या बोल रहा हूं मैं, बीएसयूपी फंड। ठीक है, ये एक साथ अपन धारा है अपने को याद करनी है। तो 85 में तो कुछ नहीं है कि भाई लेखाओं का प्रचालन करेंगे, जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से, जो भी अकाउंट्स के जो रूल हैं, ठीक है, जो राजस्थान राज्य वित्त नियम है जो भी है उनसे करेंगे, हम तो नियमों से करेंगे, बस बात खत्म। ठीक है। 86 क्या कह रहा है कि अधिशेष धन का कहाँ लगाओगे, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई लेखा शीर्ष है, लेखा शीर्ष में पढ़े थे ना, जल निकास वाला, मल वहन वाला, गंदी बस्ती सेवाओं वाला, उसके पास मान लो आपके पास पैसा पड़ा है और आपको लग रहा है कि यार इस अकाउंट का पैसा अभी अपने काम नहीं आ रहा 5-10 महीने, और आपके पास पैसा पड़ा है अधिशेष, तो आप क्या करोगे। ठीक है, और उसमें एक लेखा शीर्ष में वाणिज्यिक परियोजनाएं भी थी, तो वो वाले पैसे का क्या करोगे, तो आप किसी पब्लिक सिक्योरिटी में लगा सकते हो, प्रतिभूति, कोई बॉन्ड बॉन्ड ले सकते हो। ठीक है, कोई बैंक में जमा करा दिया, लघु स्कीम में, ठीक है, जो लघु बचत स्कीम होती है उनमें लगा दिया, या कोई बैंकों में जमा करा दिया, बैंकों में जमा करा दिया, या कोई लघु बचत स्कीम है उसमें जमा करा दिया। ठीक है, अब उसमें आपको कोई ब्याज मिल रहा है या कोई हानि हो रही है, जो भी, या लाभ या हानि हो रही है, उसकी आप एंट्री कर दोगे, करनी पड़ेगी एंट्री, तो कर ही रहे थे, आय और व्यय की एंट्री। जिस भी मान लो लेखा शीर्ष, कोई भी एक जल निकास वाले लेखा शीर्ष से 50,000 रुपए निकाले और आपने किसी भी स्कीम में लगा दिए, और वो पैसा मान लो कि आपको 10,000 की हानि हुई, तो आप एंट्री उसमें, ये क्या कर रहे हो, अधिशेष। बजट पर आकलन, बजट एस्टिमेट बनेगा, बजट एस्टिमेट बनता है, जब बजट बनता है तो आपको पता है बजट पढ़ते भी हो आप, तो उसमें क्या होता है, आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है, यानी अपने पास कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, और आगामी यानी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कितना पैसा अपने पास आ सकता है, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा अपने को लगाना है। ठीक है, कहाँ से अपने पास उधार लेनी है, कहाँ उधार का पैसा अपने पास जाएगा, तो वो एक ऐसा बजट प्राकलन बनता है। बजट प्राकलन तैयार कौन करेगा, ईओ करेगा। अब ये देख लो, इससे बड़ी पावर आपको क्या चाहिए, कि नगर पालिका में कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, बजट बनाएगा कौन, ईओ बनाएगा। ईओ का मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाएगा, जैसा कि मैं सीएमओ उसको बोलता हूँ। वो कब बनाएगा, 15 जनवरी से पहले पहले बनाएगा, 15 जनवरी से पहले पहले ईओ ने बजट बना के दे दिया। उसके बाद 31 जनवरी से पहले पहले, 31 जनवरी से पहले पहले ऐसी कोई डेट जो कार्यपालक समिति डिसाइड करे। अब ये मत पूछना कार्यपालक समिति क्या है, कौन सी धारा में है कार्यपालक समिति, वो आप कमेंट में लिख दो। ठीक है, कौन कौन उसके सदस्य वो हो सकते हैं, वो तो बड़ा हो जाएगा, आप तो ये लिख दो कि कौन सी धारा में कार्यपालक समिति। वो कार्यपालक समिति 31 जनवरी तक जो भी कोई डेट है वो डिसाइड कर लेगी, और वो जो अध्यक्ष, जो बजट बना के नगर पालिका अधिकारी ने दिया है, वो नगर पालिका को प्रस्तुत कर देगा, नगर पालिका को प्रस्तुत कर देगा। उसकी मंजूरी आपको 15 फरवरी तक मिल जानी चाहिए, नगर पालिका उसको बजट को पारित कर देगी, तो वो मंजूरी। मान लो नगर पालिका उस बजट को पारित करने में विफल हो जाती है, तो कौन करेगा, यहाँ भी ईओ करेगा, और वो सीएमओ जो है, सीएमओ जो मैं बोलता हूँ या ईओ बोलता हूँ, वो 28 फरवरी तक वो बजट को बना के और राज्य सरकार को भेज देगा, राज्य सरकार को भेज देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं। बजट अनुदान जो है, बजट अनुदान की कोई राशि है, उसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये वित्त समिति की सिफारिश के आधार पे किया जाएगा। अब वित्त समिति मत पूछना मेरे से, वित्त समिति किसमें है, कौन सी धारा में है, और उसके अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, वो मुझे कमेंट में आप
बता दो। फिर साहब ये बच गया बीएसयूपी फंड, ये मैंने बता ही दिया। यानी जो शहरी गरीब हैं उनको आधारभूत सेवाएं मिल जाए, कि जल निकास की व्यवस्था हो, उनके लिए मकानों की व्यवस्था हो, वहां भी मल वहन की व्यवस्था हो, सामुदायिक शौचालय बनाए जाए वहां पे। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं, पानी की समस्या हो, रोशनी की समस्या हो, वो समस्याएं उनको नहीं हो, इसके लिए एक फंड बनाएगा। और उस निधि को क्या बोला उन्होंने? बीएसयूपी फंड बोला। जैसे नगर पालिका निधि है, और वो एक बैंक में खाता खोला जाएगा और उसमें वो सारा पैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो पैसा आएगा कहाँ? नगर पालिका देगी। तो नगर पालिका जो बजट देती है उसमें से 25% पैसा इस बीएसयूपी फंड के लिए होगा। मान लो कि किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए बीएसयूपी फंड है और वो खर्च नहीं हो पाया, तो वो लैप्स नहीं होगा, वो उसी खाते में पड़ा रहेगा। तो पैसा आएगा कहां से? जहां नगर पालिका निधि में आ रहा है, वहीं से पैसा देना है आपको। ठीक है, ये बीएसयूपी फंड है। यानी एक बैंक में खाता खोला जाएगा, फंड वहीं पड़ा रहेगा, 25% उसको देना ही देना पड़ेगा, राशि लैप्स नहीं होगी। और ये चीज क्या है? बीएसयूपी फंड। ये धाराएं मैंने एक साथ आपको करवा दी, पीडीएफ में मैं दिखा देता हूँ। लेखाओं का प्रचालन कुछ नहीं, लेखाओं का प्रचालन राज्य सरकार जो नियम बनाएगी, राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी हिसाब से लेखाओं का प्रचालन होगा, नगर पालिका निधि का उपयोग किया जाएगा। तो फिर पैसा अगर अपने पास सरप्लस पड़ा है, अधिशेष पड़ा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? मैंने क्या बताया कि अधिशेष धन जो एक लेखा शीर्ष में पड़ा है और उसको अन्य लेखा शीर्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपने को ध्यान रहे कि भाई वो पैसा मान लो निकट भविष्य में अभी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, उसको किस में लगा देंगे? उसको लगा देंगे कोई प्रतिभूतियां, लघु बचत स्कीम, या जो शेड्यूल कास्ट बैंक है उसमें। शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल बैंक है उसमें। ठीक है, केनरा बैंक में किसी में लगा दोगे, और वो जो लाभ और हानि हो रही है उसकी एंट्री अलग अलग उसमें की जाएगी जहां से पैसा निकाला है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है कि वाणिज्यिक परियोजना के लेखा शीर्ष में जो पैसा पड़ा है उसको ट्रांसफर नहीं कराया जाएगा। यही बन गया क्वेश्चन। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि किस लेखा शीर्ष का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा? तो जल निकास आ गया, मल वहन आ गया, गंदी बस्ती सेवाएं आ गई, और ये आ गया। तो वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा धन को ट्रांसफर नहीं। वाणिज्यिक परियोजनाएं कौन सी थी? कोई बाजार का विकास करना है, कोई बड़ी स्कीम है, ठीक है, वो वाली थी ना वाणिज्यिक परियोजना में अपन ने पढ़ा था, वो वाला। तो ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? चले आगे। तो अब है बजट का प्राकलन तैयार करना, बजट एस्टिमेट बनाना। तो मैंने ये बता ही दिया कि बजट क्या होता है, बताओ। नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राकलन करेंगे, पृथक पृथक दर्शाएंगे, अगले वर्ष में कौन से कर लेने हैं, उनकी दर क्या होगी, उधार में जो है वो क्या है, वो उसमें अपन नगर पालिका बजट में एस्टिमेट में बनाएंगे। धारा 74(1) में क्या पढ़ा था? स्थावर संपत्ति की जो तालिका और मानचित्र बनाएंगे वो उसके लगाएंगे। और एक धारा 150 का विवरण भी संलग्न करेंगे। धारा अपने सिलेबस में 150 है ही नहीं। ठीक है, खाली याद अपने को रखना पड़ेगा, याद अपने को रखना पड़ेगा कि 150 एक का विवरण भी संलग्न करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है कि बजट एस्टिमेट में आपने बना दिया, बजट प्राकलन तैयार कर लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो प्रस्ताव शामिल नहीं करोगे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना। कौन कौन सी है? कि ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े हो गए कि नए पदों का सर्जन कर लिया, रिक्त पदों को भर रहे हो, आप नहीं हो, राज्य सरकार भरेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50 आदमी लगा लो नगर पालिका में, है ना, 50 आदमी नगर पालिका में लगाने हैं तो इतना बजट हमें चाहिए और आप बजट एस्टिमेट में कर रहे हो, गलत बात है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी व्हीकल खरीद लिए, 2 फायर ब्रिगेड खरीद ली, 4 बोलेरो खरीद ली, नहीं नहीं, राज्य सरकार का क्या लेना पड़ेगा? पूर्व अनुमोदन। ऐसा नहीं है कि जमीन खरीद ली, स्थावर संपत्ति का क्रय कर लिया, या किसी
प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान दे दिया कि हमने साहब ये तो गरीब आदमी था और इतने इस कॉलोनी में गरीब आदमी इतने तो 50 लाख रुपए बांटने हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप ईओ ऐसा नहीं कर सकेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि नगर पालिका का बजट एस्टिमेट करेगा कौन? नगर पालिका अधिकारी 15 जनवरी से पहले, और 31 जनवरी से पहले अध्यक्ष नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। और वो डेट कौन तैयार करेगा? बताएगा 31 जनवरी से पहले की कार्यपालक समिति। कमेंट में आपने बता दिया होगा कि कौन सी धारा में है। चलो फिर ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा बजट पारित किया जाएगा। बता चुका। आगे, नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, ठीक है, कब? 15 फरवरी तक नगर पालिका, मैं बता दिया पिछली में, 15 फरवरी तक विचार करेगी नगर पालिका, उसमें कोई परिवर्तन हो तो वो छोटे मोटे चेंज कर देगी और राज्य सरकार को भेज प्रस्तुत करेगी। किसके माध्यम से? कौन है अपने? निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से। तो मैंने स्टार्ट में भाई बजट का क्या वो स्टार्ट में पहली क्लास में मैंने ये सारी चीजें इसीलिए बता दी थी कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मंत्री है, प्रमुख शासन सचिव है, फिर आपका ये निदेशक है, ऊपर सरकार है, सीधी सी बात है। तो किसके माध्यम से जाएगा? निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से जाएगा। हर जगह निदेशक स्थानीय निकाय आ रहा है, हर जगह। भाई प्रमुख शासन सचिव तो कहीं आया ही नहीं, हर जगह कौन आ रहा है? निदेशक स्थानीय निकाय, ठीक है। और सरकार बजट में परिवर्तन कर सकती है क्या? कर सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर मान लो नगरपालिका बजट पारित करने में असफल रह जाए तो क्या करेगा? मैंने बता दिया था, 28 फरवरी तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगा। बता दिया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया था। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या करते हैं। बजट अनुदान को परिवर्तित, मैंने बता दिया था कि क्या कर सकोगे? रकम को बढ़ा सकोगे, रकम को घटा सकोगे और रकम को ट्रांसफर कर सकोगे। अतिरिक्त बजट अनुदान भी आप पारित करवा सकोगे। लेकिन सिफारिश किसकी अनिवार्य होगी? वित्त समिति की। ऐसे ही तो प्रश्न बनेंगे। सिफारिश किसकी अनिवार्य होगी बजट अनुदान को परिवर्तित करने के लिए? पहला आएगा कार्यपालक समिति, दूसरा आएगा वार्ड समिति, तीसरा आएगा वित्त समिति। आप सोचोगे कि कार्यपालक समिति बड़ी होती है, टिक कर दो। कौन सा आएगा? वित्त समिति। ये छोटे अपवाद रही बीच में, परंतु रियर क्वेश्चन यही तो बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे, तो ये आपका क्या हो गया? 80। अब 89 क्या था? बीएसयूपी फंड। बीएसयूपी फंड मैंने आपको बता ही दिया। इसमें मेरे हिसाब से कोई आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, ठीक है, यानी आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवाएं कौन सी? मैंने बताया कि जल प्रदाय है, जल निकास है। यानी जल प्रदाय का मतलब होता है सप्लाई, वाटर सप्लाई। अभी ठीक, आप लिख लो ब्रैकेट में, प्रदाय का मतलब सप्लाई। संदाय क्या था बताओ? पेमेंट, भुगतान, है ना। संदाय पेमेंट, भुगतान। तो एक्ट की लैंग्वेज है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रदाय क्या? सप्लाई, यानी वाटर सप्लाई। भाई पानी तो जरूरी है ना आदमी के लिए। जल निकास भी होना चाहिए, कपड़े वपड़े धो रहे हो ऐसे ही नालियों में ऐसे जा रहा है, मान लो पानी वो मल है, सामुदायिक शौचालय, ये सारी मैंने चीज बताई दी भाई, जो बेसिक चीजें हैं उनके लिए। तो ये इसका कैसे कैसे संचालन होगा इस निधि का, वो बताओ हमें। ये इसमें ये बताया गया है कि भाई बजट, वार्षिक बजट के अनुदानों का कम से कम इनको 25% देना है। कहाँ से दोगे? जो नगरपालिका निधि के पास जो पैसा आ रहा है, चाहे वो राजस्व स्रोत से आ रहा है, चाहे राज्य वित्त आयोग आवंटन कर रहा है, चाहे कोई नगरपालिका जो एसेट्स है उनके आप जमीन बेच रहे हो, उसका जो भी 25% चाहिए वो क्या करेंगे? कोई राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल देंगे। और ये जो पूरा इसका विवरण है इस बीएसयूपी फंड का, वो बजट के साथ संलग्न भी किया जाएगा, बजट के साथ संलग्न भी किया जाएगा। तो ये वाली इसमें चीजें, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई समस्या हो तो बताओ, मेरे हिसाब से आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धाराएं मैंने आपको याद भी करवा दी हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। और कैसी लग रही है आपको जो ये क्लासें, वो भी बताएं, उससे पता चलता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनकी कैचिंग पावर अलग होती है, सबका स्वभाव अलग हो सकता है। तो कई चीजें होती हैं कि भाई आप बता सकते हो कि सर इसमें थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बताओगे हम करेंगे नहीं। तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती है और आपको लग रहा है कि सर आपने ये चीज छोड़ दी, ये बतानी चाहिए थी, तो सबके कमेंट का, जैसे भी भले बुरे कमेंट है, सबका स्वागत है। और जितनी कोशिश करेंगे सुधार करेंगे। लेकिन ये इसका कतई मतलब नहीं है कि यूट्यूब पे है तो मैं क्वालिटी से समझौता करूं या बीच में आपका वैसे ही टाइम खराब करता रहूं क्योंकि एग्जाम नजदीक है।
तो मैं नहीं चाहता कि बहुत समय टाइम अगर बचा हो ना तो मैं आपके साथ खूब सारी बातें भी करता, हंसी मजाक भी करता, सारी चीजें करता। ठीक है, तो इस चैप्टर का अपन रिवीजन कर लें क्या, आपकी अगर इजाजत हो तो। क्लास लंबी तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि क्लास बड़ी होती है ना तो भी दिक्कत आती है। जैसे 1.5 घंटे की क्लास, वो तो मान लो कि चैप्टर कहीं खत्म नहीं हो रहा तो अपन ले सकते हैं। बाकी बड़ी क्लास होती है फिर दिक्कत आती है ऑनलाइन में। ठीक है, चलो तो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आपकी आज्ञा है तो रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ, पांचवा या चौथा, बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें धाराएं कौन कहाँ से है, चैप्टर अपन ने पढ़ा, ये लो देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ी 3 से 50, फिर 51 से 66, फिर अपन ने पढ़ा 67 से 75, और अब पढ़ रहे हैं 76 से 89, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चीज का अपने को रिवीजन करना है। ठीक है, ये किस में है, चैप्टर 2 में। ये भी याद रखो ना आप, ये चैप्टर किस में है, 3 में। ये चैप्टर किस में है, 4 में। ये चैप्टर किस में है, 5 में। ठीक है, इसका अपन थोड़ी देर में रिवीजन करके और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या याद करवाया, 76, 77, 78 एक साथ याद रखो। फिर मैंने करवाया 79, 80, 81, 82, 83, 84, और फिर मैंने आपको याद करवाया 85, 6, 7, 88, 9। इसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, सिफारिश किसको करेगा, राज्यपाल को। उसकी सिद्धांतों के बारे में, कैसी सिफारिशें, कि भाई जितना भी ये स्रोत है राजस्व के उसका वितरण करेगा, या उनको सौंपेगा, या संचित निधि से पैसा देगा, या वित्तीय जो स्थिति है उसके उपाय बताएगा, या जो उसको निर्देश हो रहे हैं उनका पालन करेगा। और सिफारिश राज्यपाल को किसके समक्ष रखेगा, विधानमंडल में। बात खत्म। राज्य सरकार क्या करेगी, सिफारिशों का क्रियान्वयन। कौन सी सिफारिशें, जो ऊपर मैंने बताई है। ठीक है, 78 में क्या है, वित्तीय सहायता देगी। वित्तीय सहायता कैसे दे सकती है, या तो कोई स्कीम के तहत दे सकती है, या किसी स्कीम में पैसा लगा सकती है, या उनको अनुदान भी तो दे सकती है। वो क्या करेगा, 70। ठीक है, 79 में क्या है, नगर पालिका निधि है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि एक फंड होगा नगर पालिका के पास, अलग अलग लेखा शीर्ष होंगे, साधारण शीर्ष होंगे या अन्य शीर्ष होंगे, और लेखा शीर्ष को राजस्व और पूंजी लेखा में बांटेंगे और आय और व्यय की एंट्री करेंगे। नगर पालिका निधि है तो उसका उपयोग भी तो करेंगे, और उपयोग कब करेंगे, जो बजट में समाविष्ट हो तभी तो करेंगे। और जब ये उपयोग करने की बात ही होगी तो राज्य सरकार तो भाग के आ जाएगी कि लोक हित में पैसा चाहिए भैया हमें, अस्थायी रूप से नगर पालिका अधिकारी दे देगा नगर पालिका के अनुरोध पे, लेकिन राज्य सरकार को पैसा वापस भी जमा कराना पड़ेगा। राज्य सरकार कर रही है उपयोग तो नगर पालिका पीछे हटेगी क्या, नगर पालिका की सीमा के बाहर अगर कोई भौतिक संपत्ति खरीद रही है तो कौन करेगा टीचर। राज्य सरकार के अभी भी चयन नहीं पड़ा तो वो क्या करेगी, विशिष्ट परियोजन के लिए पैसा मांग सकती है। 85 में भाई आपने वित्त, आपको पैसा भी मिल गया नगर पालिका निधि से, और ये सारी चीजें हो गई, तो वो जो अकाउंट्स है उनका चलाओगे कैसे उसको, उसके लिए भी तो जूनियर अकाउंटेंट वो क्यों लेते हैं, उसी फील्ड के। तो वो लेखाओं का प्रचालन, लेखाओं का प्रचालन। पैसा अगर आपके पास बच गया तो उसका इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे। किसमें करोगे, या तो प्रतिभूति में, या लघु बचत स्कीम में, या किसी बैंक में आप उसमें पैसा लगा दोगे। ठीक है, अरे तो फिर बजट तो बनाओ, पैसा लाओ तो सही, पैसा लाओ तो सही। तो कौन लाएगा पैसा, 15 जनवरी तक बजट तैयार करेगा ईओ, 31 जनवरी तक कार्यपालक समिति के द्वारा दी हुई डेट को अध्यक्ष नगर पालिका के सामने समक्ष पेश करेगा, और 15 फरवरी तक बजट को पेश कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा, राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। और कोई परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन यथा आवश्यक कर दिए जाएंगे। अगर विफल रहता है तो 28 फरवरी तक सीएमओ बजट पारित, जो बजट बना के राज्य सरकार को भेज देगा। तो 88 में क्या है, मंजूरी, और इसमें क्या है, बजट अनुदान को पारित परिवर्तित करना। तो कैसे रकम बढ़ा सकेंगे, घटा सकेंगे, ट्रांसफर कर सकेंगे, अतिरिक्त बजट अनुदान मांग सकेंगे, और वो सिफारिश किसकी चाहिएगी, वित्त। और इसमें क्या है, बीएसयूपी फंड, ये मैंने आपको बता दिया है कि 25% इसको पैसा देना ही होगा। ठीक है,
और एक खाता खोला जाएगा और वो रकम लैप्स नहीं होगी। बताओ अब क्या रहेगा और क्या करें बताओ आपके लिए और क्या मांगे हैं आप जो पूरी की जाए। ठीक है लेकिन मेरी एक मांग है कि आप घोट के पी जाओ इस एक्ट को पी जाओ। मेरी यही मांग है कि प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे आराम से क्लास देखते रहे 1 घंटे की करीबन डेली की क्लास है और इसमें ऐसी कोई बीच में बकवास नहीं की जा रही कि आपका समय खराब हो। ठीक है तो पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रणजीत सर का शो। ठीक है थैंक यू।